मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के झांसी में और जिले के विकास का धड़कन कहे जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम जी से खास बातचीत करेंगे। जानेंगे इनसे कि जिले में क्या क्या कार्य अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं और कौन ऐसे कार्य बच गया है जो अभी करना है। इनसे स्वागत करते हैं सर मेरे चैनल में आपका। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है झांसी जनपद में। सर थोड़ा आप अपना परिचय बताएंगे। मैं पवन कुमार गौतम, अध्यक्ष जिला पंचायत झांसी, और विगत जो है 2021 से जुलाई में हमारी शपथ हुई थी। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि इस समय पंचायत चुनाव की भी सरगर्मी चल रही है, तो उसके लिए भी मामला अभी जिस तरह मीडिया से और अखबारों से पता लगा है कि उच्च न्यायालय में लंबित है, तो चुनाव कब होंगे इसकी तो संभावना अभी दिख नहीं रही है। एक चीज और है सर, अपना परिचय बताए, चुनाव के विषय में बताया, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि आप इससे पहले क्या करते थे, आपकी राजनीतिक करियर कब से शुरू हुई, कैसे इसमें आना हुआ। क्योंकि युवाओं को, अक्सर आप युवा हैं और अक्सर युवाओं को ये जानने का दिलचस्प रहता है कि क्या हमें भी राजनीति में आना चाहिए। आज एमए, पीजी, पीएचडी भी कर लेता है, तो युवा करियर के चुनने में थोड़ा सा सोचता है कि आप खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार में जब देखेंगे तो बहुत सारे युवा पढ़ लिख करके पॉलिटिक्स में आना चाहता है और आधा उम्र उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में गुजर जाने के बाद में समय। तो इसके विषय में थोड़ा सा आप बताएंगे सर। तो अच्छी शुरुआत है और हम तो आह्वान करते हैं शिक्षित युवा अगर राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से उस राजनीति की दिशा और दशा वो दोनों बदलेगी। जहाँ तक आपने राजनीतिक सफर की मेरी बात की है, तो मैं एक लोकतांत्रिक लोकतंत्र सेनानी परिवार से आता हूँ और मेरे पिता भी बालकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे और प्रचारक के रूप में ललितपुर जिला भी में काम किया उन्होंने। उसी तरह मैं भी मेरी बाल्यकाल की शिक्षा जो है विद्या भारती के विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में हुई प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से हाई स्कूल विपिन बिहारी से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद ग्रेजुएशन बुंदेलखंड कॉलेज से, उसके बाद लॉ का भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ बुंदेलखंड कॉलेज का। अच्छा। और लगातार विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति से हमारी शुरुआत हुई और बचपन से ही क्योंकि भाजपा में परिवार रहा, संघ का प्रवेश रहा, तो उसी सांचे में ढलते चले गए। विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया, विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसके उपरांत सन 2000 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का झांसी नगर का अनुसूचित मोर्चे का मुझको नगर अध्यक्ष बनाया पार्टी ने। उस समय भारतीय जनता पार्टी से खासतौर से हमारे जो अनुसूचित वर्ग के, चाहे वो युवा हों, वो इतना करीब भाजपा के नहीं थे। लेकिन जब से मुझे दायित्व मिला, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैंने अपनी एक टीम बनाई और झांसी नगर में अपने सभी अनुसूचित वर्ग के समाज के लोगों को मैंने जोड़ा और उसके बाद से लगातार फिर युवा मोर्चा में मंत्री रहा, फिर युवा मोर्चा में महामंत्री भी रहा और उसके बाद पार्टी ने मुझे पूरे बुंदेलखंड की जिम्मेवारी दी। तो मैं क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में अनुसूचित मोर्चे का क्षेत्रीय महामंत्री रहा। हमारे अध्यक्ष श्री अशोक जाटव जी थे उस समय और आज के समय में वर्तमान में वो चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष है। अच्छा, और आप भी पंचायत जिला अध्यक्ष हैं? हाँ, मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि लगातार पार्टी की सेवा करने से और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी लाभ मिला, क्योंकि कंपटीशन और जो अपने दावेदार तो कई थे, भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार थे और योग्य दावेदार थे, लेकिन जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उसको हमारे संगठन ने पहचाना और मुझे मौका दिया अध्यक्ष की दावेदारी करने का और सभी लोगों का ऐसा सहयोग रहा, संगठन का भी। उस समय जिला पंचायत में 24 हमारे जिला पंचायत सदस्य मुझको मिला करके
तो 9 भारतीय जनता पार्टी के थे, बाकी सब अन्य दलों के थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन सभी लोगों ने एक आम राय करके और निर्विरोध मुझे अध्यक्ष चुना। सब निर्विरोध चुने गए आप? बिल्कुल, तो है निर्विरोध मैं अध्यक्ष बना झांसी में। और जो मुझे सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला जिला पंचायत अध्यक्ष मुझे बनने का मौका मिला। चलिए, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पवन कुमार गौतम जी, और इन्होंने अपनी राजनीतिक सफर के विषय में बताया कि किस प्रकार से मैंने राजनीतिक सफर करियर का, हालांकि इनकी राजनीतिक परिवार रहा है, राजनीति से इनका पृष्ठभूमि है, और इन्होंने लॉ किए और क्वालिफाई किए। हालांकि कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे लोग, व्यक्ति यदि समाज सेवा में आते हैं, खास करके राजनीति में, और ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुने जाते हैं, तो अपने साथ जिले के साथ साथ सभी लोगों का एक स्वरोजगार भी देते हैं और विकास भी का काम करते हैं। लेकिन इनसे आप जानते हैं कि इनके, चूंकि जिला पंचायत बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा इनका कार्य होता है, तो आज अपने कार्यकाल के दौरान में क्या उन ऐसी काम आपने करवाए हैं जो हमेशा यादगार रहा जाएगा, और कौन ऐसा काम अभी बच गया जो आपके जहन में है कि आपकी फिर से यदि मौका मिलता है तो पहली कलम से उस काम को कराएंगे? देखिए, झांसी जनपद एक बड़ा जनपद है, मुख्यालय है, और बुंदेलखंड की, जिसे कहना चाहिए कि केंद्र बिंदु है बुंदेलखंड का। यहाँ पर लगभग 496 ग्राम पंचायतें हैं, 8 ब्लॉक हैं। तो निश्चित रूप से जब मुझे निर्विरोध निर्वाचित हुआ, तो उसमें सभी, चाहे वो किसी भी दल के हमारे जिला पंचायत सदस्य हों, सभी का उसमें सहयोग रहा। और उसी सहयोग के नाते मैंने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपने पूरे इस कार्यकाल में लगभग 100 करोड़ के काम मैंने कराए हैं। कुछ 100 करोड़ का काम करा चुके हैं जी, 100 करोड़ के काम हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। तो सभी ब्लॉकों में समान रूप से काम देना, सभी मेंबरों को समान रूप से काम को बांटना, और जिला पंचायतों में से पूर्व में भी काम होते थे, और लेकिन इस शासन की जो मंशा है कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी रहे, तो जो रोडें पहले रोड रोलर से बनाई जाती थी, अब जो निर्माण नियमावली में हमारे जिला पंचायत के शासन की मंशा के अनुरूप, और जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और अपराध मुक्त प्रदेश का जो संकल्प है हमारे मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, उसका अनुसरण करते हुए जो भी रोडें हमने जिला पंचायत से बनाई हैं, वो सारी रोडें हॉट मिक्स प्लांट से उनका निर्माण कराया गया है। अच्छा। और जो सीसी के काम हुए हैं, उनकी भी गुणवत्ता को पूरी जांच परख करके और हमने काम करने का काम किया है। साथ ही जो कहीं से कोई शिकायत आई, तो उस शिकायत को भी हमने तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देशित किया, और वो जो भी इसी गुणवत्ता को लेकर के अगर कोई शिकायत आई है, उसमें पूरी गंभीरता से हमने उसकी जांच करा करके उसको ठीक कराने का काम किया है। आपके क्षेत्र तो बड़ा है और आपने काम कराया। एक चीज, 100 करोड़ के आपने काम कराया। मैंने तो कई जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लिया है, फीडबैक लिया, लेकिन इतना तो कभी कोई बताया नहीं कि मैंने इतना का। कितना फंड आता है एक जिला पंचायत अध्यक्ष का? देखिए कि पंचम और केंद्र का जो दोनों अगर जोड़ा जाए, और जो हमारी कुछ जो जिला निधि की जो आय होती है, इन सबको मिलाकर के एक एवरेज आप 18 से 20 के आसपास, 15 से 20 करोड़ के आसपास आप साल भर का बजट मान सकते हैं। लेकिन अब आपको लगेगा कि ये 100 करोड़ हुआ, तो 5 साल में अगर 20 को डिवाइड करोगे तो 100 करोड़ हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व में होता था कि जिला पंचायतों में या ब्लॉकों में या कहीं भी जो निविदाएं होती थी, उनको घर बैठ के लोग कर लेते थे। अच्छा। और मुझे अपने पार्टी की नीतियों पर और योगी जी की जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की जो उनकी नारा है, हमारे यहाँ सारे टेंडर खुले रूप से ई टेंडर के माध्यम से हमने सारे काम कराए हैं। तो उसमें जो प्रतिस्पर्धा हुई, उस प्रतिस्पर्धा से भी हमने लगभग इन्हीं 100 करोड़ में आप 10 से 12 करोड़ रुपए वो जोड़ लीजिए, जो हमारी प्रतिस्पर्धा के कारण जो हमारा बचा। ये आप कंपटीशन तैयार कर दिए। कंपटीशन, जब स्वच्छ कंपटीशन होगा,
तो वही टेंडर की जो प्रक्रिया होती है उसको स्वस्थ मन से अगर आप कराएंगे तो निश्चित रूप से उससे आपके विभाग का भी फायदा होगा और जो गुणवत्ता के मानक हैं वो हमारे नियम शर्तों में होते हैं, उसकी हम लोग प्रॉपर जांच करते हैं। गांव में अक्सर खलग ये तो बुनियादी मुद्दे होते हैं, सड़क, जल, राशन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन खास करके हम शिक्षा की बात करते हैं क्योंकि आप वेल एजुकेटेड लीडर कहिए, आप अपने जिला के हैं, तो शिक्षा को लेकर के आपने डिजिटल लाइब्रेरी कितने बनवाए अपने जिला पंचायत में, और कितने मतलब जो है ना लग रहा है कि और इस क्षेत्र में डेवलप करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, जितना मुझे जानकारी है कि पहले जो बेसिक शिक्षा परिषद था ये पहले पूर्व में सरकारों में ये जिला पंचायत के अधीन ही हुआ करता था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद अलग बनने की वजह से ये सारा शिक्षा का जो क्षेत्र है ये जिला पंचायत से हटा करके बेसिक शिक्षा परिषद में मर्ज कर दिया गया। और सबसे लगातार शिक्षा के क्षेत्र के काम को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उसको लगातार देख रही है। हाँ, इतना जरूर है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि विद्यालयों का कायाकल्प हो, बच्चों के लिए अच्छी ड्रेस का इंतजाम हो, बच्चे जूते पहनकर आए, और जब अपने संचारी रोगों का जब क्रम चलता है गांव में उस समय बच्चे फुल शर्ट पहने, ये जितनी भी उनको पुस्तकें समय पर मिले, तो ये जो सरकार हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से समय समय पर इसको करती रहती है। और आज भी जिला पंचायत झांसी 4 विद्यालयों को संचालित करता है, जिसमें 2 सरकार से एडेड हैं और 2 हमारे जिला पंचायत की निधि पर चलते हैं। एक हमारा बबीना का लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज है, उसमें भी एक अच्छी छात्रांकन है। दूसरा हमारा उल्लन में जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज है, उसका भी अपना एक छात्रांकन। ये दोनों विद्यालय हमारे सरकार से एडेड हैं। मतलब इसका जो वहाँ का जो अध्यापकों की जो सैलरी वगैरह है वो सब गवर्नमेंट देती है। इसमें प्रबंधक के रूप में हम हैं। और 2 विद्यालय हमारे, एक टोली फतेहपुर में है छक्कीलाल गीड़ा इंटर कॉलेज के नाम से, और एक हमारा जिला परिषद इंटर कॉलेज भेल में BHL में है। इन 4 विद्यालयों का जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो उनका प्रबंधक कहलाता है। तो वहां पर भी मैंने अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि इन विद्यालयों की जीर्णशीर्ण हालत को ठीक होना चाहिए, तो उसमें भी लगभग सभी विद्यालयों में 80 से 70-80 लाख के आसपास के हमने उसमें टेंडर लगाकर उनका रिनोवेशन कराने का हमने काम किया है। एक आज खबरें छपी थी अखबार में कि उत्तर प्रदेश में कि 9वीं से लेकर 12वीं तक वो जो पुस्तकें हैं केवल सरकारी पुस्तकें ही पढ़ाया जाएगा। क्या प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार से मनमानी हो रहा है उसको लेकर के क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज अखबार में क्या निकला उसकी मैंने उसको ध्यान से देखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय इसमें आपको दे सकता हूँ कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, मेरा ये मानना है कि जो सिलेबस गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, जो हमारे सरकारी विद्यालयों में चलता है, और जो प्राइवेट विद्यालयों में मनमानी चलती है, एक तरीके से कहना चाहिए कि वो शिक्षा की गुणवत्ता को बता करके जो अभिभावकों से, बच्चों के माता पिताओं से जो एक वसूली जिसे अक्सर सुनने में आता है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में अगर आप उसका कोर्स खरीदेंगे तो हो सकता है वो 1100 रुपए का आ जाए, और वही उसी क्लास का कोर्स आप कॉन्वेंट में लेंगे तो वो 11,000 का आएगा। तो ये डिफरेंस जो है ये खत्म होना चाहिए। समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य नीति, ये जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और लगातार हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि पहली बार तहसील स्तर पर, जिला मुख्यालय स्तर पर तो आपने केंद्रीय विद्यालय कई जगह देखे होंगे। हमारे झांसी जनपद में भी 3 विद्यालय इस समय केंद्रीय विद्यालय के चल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के। हमारे यहाँ के झांसी जनपद, झांसी ललितपुर 2 जिला मिलाकर के सांसद झांसी के हैं और काफी लोकप्रिय हैं सांसद पंडित अनुराग शर्मा जी। उनके अथक प्रयास से और हम लोग भी लगे रहे कि इधर पर मौरानीपुर में अगर विद्यालय आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय की मौरानीपुर तहसील में नींव रखी। अच्छा। इससे मौरानीपुर क्षेत्र के और खासतौर से ग्रामीण अंचल के
छात्रों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है और बहुत जल्द ही मौरानीपुर क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की बड़ी बिल्डिंग बनकर के तैयार होगी, जिसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, तो शिक्षा में इन्होंने क्या योगदान दिए हैं, ये क्या काम कराए हैं, और एक मैसेज सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के सिलेबस को लेकर के भी बहुत अच्छा, और खास करके सेंट्रल स्कूल के विषय में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक अथक प्रयास से लाया जा रहा है और काम कर। लेकिन स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ आपसे जानते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण स्थिति में बहुत सा ऐसा है कि वहाँ आरोग्य मंदिर तो है लेकिन सुचारू रूप से नहीं चला है। तो क्या एक प्रधान केवल जिला पंचायत का ही जिम्मेदारी बनता है कि वहाँ के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य का भी जिम्मेदारी बनता है कि उसको सुचारू रूप से करे जाए? जिला पंचायत जो है, सरकार के जो भी विभाग चल रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, और गांव स्तर पे जाए तो ग्राम प्रधान हो जी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान। पहले लोग कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इस सरकार ने एक चीज इसमें नई जोड़ी है। रोटी भी दी है 80 करोड़ लोगों को कोविड के समय पे, कपड़ा भी दिया है बच्चों को ड्रेस में पहनने के लिए, और मकान भी दिया है। कई करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास प्रदान करके सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान पे तो काम किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो एक गुंडागर्दी का माहौल था, एक वंचित समाज का व्यक्ति अपने आप को हीन दृष्टि से उसको देखा जाता था, तो आज रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में सम्मान। अच्छा, ये सम्मान आज लोगों को महसूस हो रहा है, खासतौर से हमारे वंचित वर्ग के लोगों को, जो उस समय पर पूर्व की सरकारों में प्रताड़ित हुआ करते थे। आज वो सम्मान के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, पक्की छत मिल रही है, और कोविड जैसी महामारी के समय से लेकर आज तक उनको मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। तो लगातार हमारी सरकार और हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच थी, उसी सोच के अनुसार हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे भी प्रयास है कि समाज की सबसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को जब तक हम लोग मुख्य धारा में विकास की नहीं लाएंगे, तब तक जो विकसित भारत है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हम विश्व गुरु बनकर उभरेंगे, और लगातार पूरी दुनिया देख रही है। जो देश कभी पिज्जा नहीं देते थे, आज वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं। साथ ही साथ आज आप अपने पड़ोसी देशों को देख लीजिए। हमारे अटल जी ने तो बहुत प्रयास किया कि पड़ोसी देशों के साथ में संबंध स्थापित, अच्छे संबंध स्थापित कर और एक अच्छा माहौल बनाया जाए, लेकिन लगातार पाकिस्तान जैसे देश ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। उसका जवाब हमारी भारतीय सेना ने, हमारी सरकारों ने लगातार समय समय पर, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे पुलवामा का युद्ध हो, चाहे वो इस ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सब के माध्यम से हम लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंटरफेयर लगातार ईरान के खिलाफ है, और सारे देशों के जो ईंधन जाने के जो रास्ता होमुर्ज से जाता था वो लगातार बंद पड़ा है। और आप पास के पाकिस्तान में देख लीजिए, इस समय उनका रेट 400 से 500 के बीच में प्रति लीटर पेट्रोल का है, और भारत में आज पेट्रोल उसी कीमत पर मिल रहा है। लोगों को पूरी राहत है। कुछ नैरेटिव्स अभी बीच में एलपीजी को लेकर के लगाए गए, लेकिन बराबर जैसा कि उसका रहता है कि आप अपनी बुकिंग कीजिए, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपको गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। समय पर हमारी जो विदेश से कच्चा तेल और गैस की वो आते थे जहाज, उनके लिए रास्ता नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति के कारण खुला हुआ है। और लगातार भारत में इस प्रकार की कोई भी समस्या न कोविड के समय पर हुई और न इस समय जो सारे विश्व में युद्ध का वातावरण बना हुआ है, इस समय भी भारत अपनी पूरे नियंत्रण में अपने उसको रखे हुए है। सवाल तो बहुत है, जवाब भी इनके पास है, लेकिन एक सवाल, खैर बहुत सवाल है, लेकिन सवाल हम करते हैं इनसे जुड़े। स्मार्ट गांव की बात करते हैं जी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्मार्ट सिटी की बात उन्होंने किए भी थे 2015 में, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात। क्या स्मार्ट सिटी जरूरी है या स्मार्ट गांव जरूरी है? और यदि स्मार्ट गांव जरूरी है तो स्मार्ट गांव बनाने के लिए क्या कुछ पहल भारतीय जनता पार्टी का आप हैं, इसलिए ये सवाल मेरा बनता है कि क्या इसके लिए आपने क्या कराया,
क्या इसके लिए क्या होनी चाहिए? स्मार्ट गांव में क्या क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, जब तक स्मार्ट गांव नहीं होगा तब तक भारत स्मार्ट नहीं होगा। हम लोग ठीक है नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में हम लोग विकास कराते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 से जब से केंद्र में हमारी सरकार आई और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, लगातार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हों उनको भी स्मार्ट क्लासेस बनाने का हम लोगों ने काम किया है। अभी आपने लाइब्रेरी की बात की, तो अभी हाल ही के शासनादेश में हमारे प्रत्येक ब्लॉक, मतलब मैं झांसी जनपद की बात कर रहा हूँ, 8 ब्लॉक हमारे यहाँ है, प्रत्येक ब्लॉक में 8 से 10 लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जा रही है। समय समय पर, क्योंकि झांसी जो है एक खनिज का भी यहाँ पर एक बड़ा काम है और खनिज का जो फाउंडेशन यहाँ पर जिलाधिकारी की उसमें बना है, उसके माध्यम से भी कई स्कूलों का कायाकल्प होता है और वैसे शिक्षा विभाग के माध्यम से जो स्कीम कायाकल्प की आई थी, उस माध्यम से भी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस बनाने का, वहाँ के जो ब्लैक बोर्ड टूटे और फूटे पड़े हुए थे उनमें स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगा करके और क्लासेस चलाने का काम किया जा रहा है। प्रयास है चुनौतीपूर्ण, लेकिन वो हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों की कार्य योजना में शामिल है स्मार्ट गांव बनाने। स्मार्ट गांव बनाने। एक और सवाल है, कहता है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये आपका स्लोगन भी है। आपने ही खेलो इंडिया की शुरुआत भी की, आपकी सरकार इस बात को। क्या झांसी में नेशनल लेवल पर कोई ऐसा स्टेडियम है या नहीं है? तो क्या इसको लेकर के कभी पहल किए, या बच्चों को आप अपने पंचायत में भी इस प्रकार के स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड बनना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयास या करवाए हैं? तो देखिए, आप झांसी जनपद में हैं और झांसी जनपद में एक हॉकी के जादूगर तथा ध्यानचंद, जिनकी वजह से हम लोग पूरे विश्व में झांसी का नाम है, हम लोग भी उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। और अब तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी तथा ध्यानचंद के नाम पर हो गया है। रही बात झांसी में, झांसी ध्यानचंद स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानक का एस्ट्रोटर्फ का हॉकी का प्लेग्राउंड है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर की तो मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिताएं हो रही हैं, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। साथ ही साथ यहाँ के स्टेडियम का जो जिम्नेजियम हॉल है वो भी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूर्ण करता है। अच्छा। साथ ही साथ तैराकी के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छे स्तर का तलनताल भी है। और रही बात ये तो झांसी नगर की बात होगी, अब गांव की बात करते हैं हम लोग, तो गांव में भी सरकार की ऐसी मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में जहां पर भी खेलों को लेकर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए गांव में भी हम लोग मिनी खेल स्टेडियम बनाने का काम कर रहे हैं। काम तो पूरे प्रत्येक पंचायतों में है, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि पूरी पंचायतों में भी हो गया है, लेकिन ज्यादातर जहां पर हमारे प्रधान एक्टिव हैं, युवा हैं और वो खेलों के प्रति उनकी रुचि है, तो उसको लगातार लेकर के कर रहे हो। आज नतीजा उसका निकल कर आया है कि झांसी जनपद के अंदर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उभर कर आए हैं। अच्छा।